हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो आज का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदले इरादे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो है द पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक। दोस्तों, जब आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो आपको सराहा जाना चाहिए, या कोई भी अगर अच्छा काम करता है ज़िंदगी में, अगर वो अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सराहा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। अगर आप उनको सराहेंगे, आप उनकी जो मेहनत है उनको एक अलग लेवल देंगे तो वो और मोटिवेट होते हैं ऐसा काम करने के लिए। अपने ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की जज्बा आते हैं। अगर आप उसको लोगों के सामने लाएंगे कि इस आदमी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो उसको मोटिवेशन जो है और काम करने की जो इच्छा है और जागरूक होती है। तो इन्हीं सब ऐसे ही कामों के लिए हैं हमारे गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग अवार्ड्स के ज़रिए उनको नवाजती है, उनको सराहना करती है वैसे कामों के लिए। तो आज जो टॉपिक है वो अवार्ड्स के ही रिलेटेड है। जो पद्मा विभूषण अवार्ड है, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री, ये 3 अवार्ड हैं जो भारत रत्न के बाद अगर कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो वो है पद्मा विभूषण, फिर उसके बाद आता है पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। ये अवार्ड दिए जाते हैं भारत। ये जो अवार्ड है वो 1954 भारत रत्न के साथ ही दिया जाने वाले अवार्ड्स हैं। जो भारत रत्न इंडिया का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है और पद्मश्री उसके नीचे आता है भारत रत्न के। अगर सर्वोच्च अवार्ड में देखें तो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और जो चौथे नंबर पे इंडिया में सबसे सर्वोच्च पद अवार्ड जो माना जाता है उसको पद्मश्री अवार्ड बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है इस अभी 26 जनवरी को दिया जाता है और इसमें ये 128 लोगों को दिया गया है। इसमें जो लोग शामिल हैं उसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर और जो आर्टिस्ट हैं और जो ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम लोग हैं उनको भी ये, अगर आम लोगों जो आम लोग हैं उनका काम अगर अच्छा लगता है सरकार को, या जो लोग हैं उनको अच्छा लगता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अभी हाल ही में जो अवार्ड जो अनाउंस किया गया उसमें एक बंगाल के पूर्व सीएम हैं, फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम जो हैं बुद्धा साहेब भट्टाचार्य जी, इन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया है। उनको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ये अवार्ड नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, और ना कि मैं किसी अवार्ड के लिए लोगों के लिए जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ लोगों की सेवा करने। तो ये एक महान हस्ती हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं समाज के लिए। तो जो अवार्ड है वो, ये पद्मा अवार्ड जो है ये भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है जो अच्छा काम करेगा। तो जैसे अभी बताया कि ये 1954 में स्टार्ट हुआ था, भारत रत्न के साथ ही स्टार्ट हुआ था। जिस दिन से भारत रत्न दिया जाने लगा उसी दिन से ये पद्मा अवार्ड भी चालू हुए हैं। तो ये 3 कैटेगरी में होते हैं, जैसे अभी बताया कि 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं। अगर बहुत अच्छा काम है, एक्सेलेंस प्लस है, तो उसके लिए पद्मा विभूषण, एक्सेलेंस है तो उसके लिए पद्मा भूषण, और उसके नीचे जो आता है तो पद्मश्री दिया जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जो इसके लिमिटेशन और एक्सेप्शंस हैं। जैसे अभी इसकी जो, अगर आपको अवार्ड मिल गया, लिमिटेशन मतलब इसकी जो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, तो अगर आपने ये अवार्ड जीत लिया तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक मेडल दिया जाएगा, ना कि कैश। इसमें कैश बिल्कुल अलाउ नहीं है इस फील्ड में। अगर आपको पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री कोई भी अवार्ड देते हैं तो इसमें नो कैश प्राइज।
कैश प्राइज़ आपको नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और मेडल दिया जाएगा। और जो आप किसी पब्लिक या गवर्नमेंट फंक्शंस में पहन सकते हैं। और ये जो आगे जो है 120 अवार्ड जो हैं ये किसी एनआरआई को नहीं दिया जाता। जैसे अगर आप नॉन रेजिडेंस इंडिया हैं, आप इंडिया के लोग हैं और बाहर किसी देश में जाके रह रहे हैं, तो ये अवार्ड उनको नहीं दिया जाएगा। और फॉरेनर्स जो हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ये अवार्ड मिलता है, आप अभी पद्म विभूषण ले लिए, अगर उसमें आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप अगर कोई आपको समझिए कि आप अपने नाम के साथ एक पद्म विभूषण विजेता ऐसा घोषित नहीं कर सकते। सपोज़ किसी का नाम है सुरेश, तो वो अगर उसने पद्म विभूषण अवार्ड जीत लिया है, उसको सरकार ने दिया, उसके सराहनीय काम के लिए दिया गया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कहीं पे गए तो आप अपने नाम के साथ उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये इसमें आर्टिकल 18 का उल्लंघन होगा, जिसमें लिखा गया है, बताया गया है कि आर्टिकल 18 जो कहता है, 18 जो है वो कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। आप अपने नाम के साथ किसी टाइटल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ना नाम के पहले ना नाम के बाद, अगर ऐसा आप करते हुए पाए गए हैं, अगर आपने इसका जो नाम में इस्तेमाल करके किसी चीज़ में अगर आप फ़ायदा देखते हैं कि अगर नाम के साथ पद्म विभूषण लगा है तो मुझे जो है इसमें डिस्काउंट मिलेगा, उधर फ़ायदा होगा, तो अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी, जो कि अबोलिशन ऑफ, और इसमें आर्टिकल 18 का उल्लंघन भी होगा। तो दोस्तों अभी जो एलिजिबिलिटी है, जो इसकी क्राइटेरिया है जिसके लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे, तो इसमें जो सेलेक्ट करते हैं उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिसमें पीएसयूज़ में काम करते हैं वो लोग इंक्लूड नहीं हैं। जो पीएसयूज़ में काम करते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स, इस अवार्ड के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें बिना किसी भेदभाव को किए बिना ही ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे रेस हो, एक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स एलिजिबल फॉर दिस, इसका कोई मैटर नहीं सकता, कोई भी आदमी को ये अवार्ड दिए जाते हैं। इवन थर्ड जेंडर भी हो तो वो भी, अगर उसने काम अच्छे किए हैं कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है, किसी के लिए अच्छा काम किया है, तो एक्सेलेंस प्लस है, तो उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो इसको नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेशन इसका कैसे होता है, किसको भी अवार्ड देने के लिए चुना कैसे जाता है। अगर सपोज किसी थर्ड पर्सन को अगर या सेकंड पर्सन को अवार्ड देना है तो कैसे चुना जाएगा दोस्तों। तो इसमें बता दूं कि आप अपने आप को ही नॉमिनेट कर सकते हैं उस अवार्ड के लिए। जैसे आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, तो आप इसमें अवार्ड में नॉमिनेट कर सकते हैं उनको, अपने आप को, कि मुझे ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन को ये अवार्ड दिया जा सकता है, रिसीव कर सकता है। ऑल नॉमिनेशंस आर टू बी डन ऑनलाइन वेयर टू, इसको जो है ना, ये सारे जो नॉमिनेशन अवार्ड हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। और अवार्ड मिलने, जब आप अवार्ड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, मिल जाता है, तो आपको 800 वर्ड में बताना होता है कि आपने क्या क्या काम किया है, कैसे। अगर आपको लगता है कि आप ये करते हैं तो एन 800 वर्ड ऐसे डिटेलिंग द वर्क डन बाय पोटेंशियल अवॉर्डीज आल्सो बी सबमिटेड फॉर नॉमिनेशन टू बी कंसिडर। आप किसी से लिखवा सकते हैं या आप खुद लिख सकते हैं अगर आप पढ़ लिखे हैं तो। जो अभी हु सेलेक्ट द अवॉर्डी, और ये जो अवार्ड दिया जाता है वो सेलेक्ट कौन करता है। जैसे कि अब नॉमिनेट तो हो गए, नॉमिनेट होने के बाद अभी उसमें से मैंने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया, तो अभी वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इनको अवार्ड देना चाहिए। तो उसके लिए कमेटी की गठन होती है। जो पद्मा अवार्ड्स कमेटी है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, उसमें होम सेक्रेटरी शामिल होते हैं, और सेक्रेटरी तो जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी है वो भी शामिल होते हैं। और इसमें जो अच्छे पद पे जो 4 to 6 पीपल जो हैं, वो अच्छे लोग जो हैं हायर पोजीशन पे, वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं ऐसे डिसाइड करने के लिए कि हाँ इनका काम अच्छा है, इनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो अवार्ड लेने वाला है, जो अवार्ड देने वाले हैं, वो सेलेक्ट होते हैं।
कौन कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी, ये और 4 अन्य लोग होते हैं इसमें, इस कमेटी में। तो ये डिसाइड करते हैं किसको ये अवार्ड देना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो एक्सप्लेन इसरो SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर विथ बिग प्रॉस्पेक्ट। अभी हाल ही में इसरो ने एक SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर जो लॉन्च किया है। अभी हाल ही के जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये न्यूज़ मीडिया में बताया कि अभी हाल ही में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसरो जो है इंडिजिनस न्यू लॉन्च रॉकेट, ये रॉकेट है जिसका SSLV है, जो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये व्हीकल जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करेगी लो अर्थ ऑर्बिट में। तो दोस्तों बता दूं कि जो इसरो के नए चेयरमैन अभी हाल ही में के शिवान रिटायर हुए हैं, अपने पद से रिटायर हो गए हैं, उनका डेट ख़त्म हुआ था। तो अभी न्यू चेयरमैन आ गए हैं इसरो के, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चेयरमैन हैं सोमनाथ। सोमनाथ ने ये खुद को ही एक क्रेडिट दिया है कि ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट उन्होंने ही तैयार किया है। जो हमारा स्पेस रिसर्च एजेंसी है इसरो, उसकी जो स्थापना, जो पूरा स्थापना किया था, जिसके इसके फाउंडर जो हैं विक्रम साराभाई हैं। तो ये जो डायरेक्टर हैं अभी, इन्होंने जो ये डेवलप किया है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन्होंने, ये सोमनाथ हैं, इन्होंने कहाँ पे, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ पे सिंस 2018 से ही इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये जाके तैयार हुआ है, तो इसको लॉन्च करने की पूरी प्रक्रिया चालू है। जो SSLV है वो एक लॉन्च अब स्मॉल सैटेलाइट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट इसका जो रेंज है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। जैसे जियो सिंक्रोनस हो गया, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कितना है? 35,786 किलोमीटर ऊपर है, जो 22,236 माइल्स होता है। इसके लगभग अगर आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट अगर लॉन्च करना है तो उतनी ऊंचाई पे आपको भेजना पड़ेगा सैटेलाइट को। लेकिन जो SSLV है उसमें जो ये जो बनाया जा रहा है, इसको सिर्फ कितना 2000 किलोमीटर मीन्स 1200 माइल्स ऊंचाई पे इसको सेट करने के लिए किया है। और इसकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है, ये जो वज़न लेके जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी है 500 किलो, मतलब 500 किलो है, जो लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट कितना, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड कितना होगा, वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा। और ये सबसे जो SSLV है, जैसे आप नाम में ही देख पा रहे हैं कि स्मॉल सैटेलाइट इनटू लो अर्थ, स्मॉल सैटेलाइट को ले जाने के लिए है। तो इसका जो व्हीकल का जो 100 कितना टन लेके जा सकते हैं, व्हीकल का मास टन कितना है, 110 टन है। तो आगे चलते हैं, जो बताते हैं कि ये कितना 6 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी अगर इसको इंटीग्रेट, जैसे अभी एक एक पुर्जा अलग है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए सिर्फ 72 घंटे और 6 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जो पिछले PSLV थे उससे बहुत ही कम टाइम में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इसकी जो लागत कॉस्ट आई है वो 30 करोड़ रुपए है। और इसका जो है, इट इज़ ए बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्चिंग मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट, छोटे माइक्रो सैटेलाइट मतलब छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये बहुत मददगार होगी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो इसकी जो ज़रूरत है, आपको बता दें कि PSLV जो होता था वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज सकते थे, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आ जाता था, टाइम, उसको मैनमेड पावर ज़्यादा चाहिए था इंटीग्रेट करने के लिए, और जो उसको असेंबल करने के जो टाइम आता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अबाउट 15 to 20 SLV वुड बी रिक्वायर्ड एवरी ईयर। और इसकी जो ज़रूरत है, ये देश को 15 से 20 SSLV की ज़रूरत है हर साल, जो हमारा अभी डिमांड है। इसमें क्या होता है कि जो भी
सैटेलाइट लॉन्च करने, लो अर्थ ऑर्बिट में जैसे किसी यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट लॉन्च करनी है, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हो गए हैं या कोई डेवलपिंग कंट्री है उसके सैटेलाइट, तो उसके लिए बहुत ही इसकी ज़रूरत थी ये सैटेलाइट की। तो इसकी आवश्यकता के बारे में जान गए। तो PSLV क्या होते हैं? PSLV जो है दोस्तों बता दो कि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये 50 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस इसने कर लिए हैं इसरो का। ये एक तरीके से बता दें कि PSLV जो है वो SSLV से कैसे अलग है। PSLV जो है वो 1000 kg उठा के ले जाते हैं, मतलब 1000 किलोग्राम उठा के इसको ले जा सकते हैं। इसमें जैसे बताया कि टाइम और मैन मेड जो पावर है वो ज़्यादा लगती है। वो कितने दिनों में असेंबल होती थी, वो ये टाइम जो लेती हैं वो 70 दिन लेते हैं, और वो सिर्फ 72 हावर है। और ये कितने 70 डेज लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, और उसमें कितना टाइम 72। इट इज़ अ थर्ड जन, और जो PSLV है वो तीसरी जनरेशन की है, तो पुरानी भी हो चुकी है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। और इंडिया हैज़ टू ऑपरेशनल लॉन्चर्स, दो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दो अभी जो इसरो हाल ही में यूज़ कर रहा है, इंडिया जो यूज़ कर रहा है, तो उन अपने पास दो ही लॉन्च व्हीकल हैं। कौन से हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV जो है डेवलप टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने के लिए है, और ये इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ये लो अर्थ ऑर्बिट से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक के लिए है। और जो जो GSLV है वो कितना लूनार, मतलब स्पेस क्राफ्ट, जैसे अभी बताया कि 35,000 किलोमीटर की दूरी तक लूनार इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्राफ्ट है। ये अगर जैसे चंद्रमा पे कोई भेजना है तो वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का इस्तेमाल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसरो की स्थापना जैसे बता दें दोस्तों कि 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके जो हेडक्वार्टर है, जो महत्वपूर्ण सूचना, हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। और जो इसके अभी हाल ही में ये कौन है, इसके फाउंडर जो हैं विक्रम साराभाई हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्चेस नाइपर रिसर्च पोर्टल। नाइपर क्या होता है दोस्तों? तो ये नाइपर एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि किसी भी चीज़ का पेटेंट जो तैयार करते हैं ना, उससे बचने के लिए, कोई भी आके अगर आपने एक सामान बनाया है तो उसको बेचने के लिए अगर आपको चाहिए तो डुप्लीकेट मटेरियल बना के कोई भी बेचें तो वही अपने नाम से बेचने लगते हैं। तो उसके लिए एक पेटेंट तैयार होता है जो कि उससे रोकेगा, और पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन एक जगह पे तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले नाइपर क्या होता है वो जानते हैं। नाइपर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक पोर्टल है जिसमें ये क्या किया है, इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे तैयार की जाएगी। ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मनसुख मांडविया, उन्होंने ये नाइपर पोर्टल लॉन्च किया है। नाइपर अभी बताया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फुल फॉर्म है। और इसके इन्होंने श्री भागवत कुबा के साथ मिलके ये लॉन्च किया है। और इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर इन द प्रेजेंट जो अभी हाल ही में हैं वो डॉक्टर VK पॉल हैं। तो इसके बारे में आप अगर अभी वनडे एग्जाम्स के लिए इतना ही ज़रूरी है कि नाइपर जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया, तो मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो पेटेंट फाइल्ड और पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए जिससे कि इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर को फ़ायदा मिले, उनको इसके बारे में जानकारी मिले। तो ये जो ऐप है, पोर्टल है, इसमें काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु विंस TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। दोस्तों बता दो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो अभी तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको एक अवार्ड दिया गया है TX2 मतलब डबल स्पीड से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो इसको दिया जा रहा है ये 2010 से ही दिया जा रहा है। सिर्फ ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, हाल ही में अभी फिर से इसको ही
ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। तो ये डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन ये सिंस 2010 से ही दिया जा रहा है। नेपाल और एक जो टाइगर रिजर्व है नेपाल्स बाडिया नेशनल पार्क आल्सो जॉइंटली कंफर्म द अवार्ड। ये जो नेपाल्स बाडिया उसको भी ये अवार्ड कन्फर्ड किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जो अभी हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये इसका लोकेशन जो जोग्राफिकल लोकेशन अगर चाहिए तो वेस्टर्न घाट में है, ईरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडियन स्टेट में, इंडिया में जो तमिलनाडु है उसके ईरोड डिस्ट्रिक्ट में टाइगर रिजर्व ये है। इसकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है 2019 की सेंसस की अगर डेटा माने तो वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन 83 इंडिविजुअल्स मतलब 83 टाइगर्स हैं, और लेपर्ड पॉपुलेशन जो वहाँ पे लेपर्ड है वो 111 है। तो इसका और जो यहाँ पे साइड में जो इसके आजू बाजू में जो और वहाँ पे टाइगर रिजर्व टाइगर कंजर्वेशन है तो बीआरटी है, बिलीगिरी रंगा स्वामीनाथन टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई एंड नागरहोल, ये सब उसके आसपास में स्थित हैं। तो ये आप ज्योग्राफिकल लोकेशन मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और यहाँ देखिए बंदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। आप इसको मैप से गौर से देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी हाल ही में बताया इसका जो एरिया है ना, ईरोड डिस्ट्रिक्ट में जो है सत्यमंगलम टाइगर है 1408 स्क्वायर किलोमीटर का कैंपस है उसमें ये है। और यहाँ पे जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में जो और बाकी जानवर जो हैं अपार्ट फ्रॉम टाइगर तो वो है एलिफेंट, गौर, ब्लैक बक, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, वाइट बैक वल्चर, गिद्ध जिसको बोलते हैं, वो ऐसे क्रिएचर्स वहाँ पे हैं और बहुत सारे हैं। और अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं इन तमिलनाडु वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडथुराई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो तमिलनाडु में है। आप इनको याद रखिए, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओमिक्रॉन सर्वाइव मच लॉन्गर ऑन प्लास्टिक स्किन अर्लियर कोरोना वायरस वेरिएंट स्टडी। ये स्टडी एक स्टडी साइंटिस्ट और डॉक्टरों द्वारा की गई कि ओमिक्रॉन है वो जो सर्वाइव करता है, जो प्लास्टिक है उस पे ज़्यादा टाइम के लिए जीवित रहता है। इतने सारे कोरोना वेरिएंट जो अभी तक आए हैं, डेल्टा और गामा, जो भी अभी पीछे जो आए हैं कोरोना के जो वेरिएशन, दोस्तों ये वेरिएशन कैसे होता है, म्यूटेशन कैसा होता है। अगर आपने किसी का सपोज नाम लिया, सपोज कोई एक ही नाम ले लेते हैं, चलिए सुरेश, किसी ने सुरेश का नाम लिया, तो सुरेश अगर लिखते हैं आप, ऐसा लिखा मैंने सुरेश, अब फिर से दूसरी बार भी लिखा सुरेश, नाम तो वही लिखा लेकिन कुछ तो चेंजेस हो जाएंगे ना स्पेलिंग। जब यस लिखते हैं यस के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हो गया, उसको ही म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन होने के लिए जब एक म्यूटेशन हो जाता है तो उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं। सुरेश तो वही है लेकिन उसका नाम की स्पेलिंग में कोरोना वायरस वही है, लेकिन उसके जो वेरिएशन है, जो उसका जो इफेक्ट करेगा, अभी सपोज सुरेश है, सुरेश का नाम तो मैंने इधर सही लिख दिया और आगे चलिए 10th के सर्टिफिकेट में उसका नाम दूसरा कर दिया, तो उसको प्रॉब्लम तो होगा, वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वो जो दूसरा नाम आएगा जो सर्टिफिकेट में आ गया वो तो ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग था वहाँ पे अलग हो गया, तो इसको ही म्यूटेशन बोलते हैं। नाम में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, आदमी एक ही है, कोरोना एक ही है, लेकिन उसका जो वेरिएशन है, जो इफेक्ट करेगा आगे चल के, उसमें चेंजेस हो जाते हैं जो बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वैसे ही अलग अलग वेरिएशन से होते हैं। तो म्यूटेशन हल्का सा एक वेरिएशन में चेंज हो गया उसको म्यूटेशन बोलते हैं, जिसके वजह से अलग अलग कोरोना के जन्म हुआ है, मतलब अलग अलग वेरिएशन आ गए, अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। थोड़ा सा इफेक्ट करने वाला जैसे नाम रख दिया डेल्टा, तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी जो ओमिक्रॉन है, हाल ही में बता दो कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सर दर्द, बदन जुकाम होगा, और मेन है कि पेट भी दर्द करने लगता है ये ओमिक्रॉन जो है। तो देखते हैं कि ये प्लास्टिक पे कितना टाइम तक जिंदा रहता है और स्किन पे कितना टाइम तक जिंदा रहता है। और दोस्तों बता दें कि ये जो कोरोना है ना, ये इतना स्प्रेड क्यों होता है।
हम जब भी बोलते हैं या छींकते हैं तो हमारा जो हमारे मुंह से आप हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार में कम से कम 2 to 3,000 जो वाटर मोलिक्यूल है वो बाहर निकलते हैं। तो वो कितना जो वजन वाटर मोलिक्यूल रहते हैं, जो बबल रहता है, वो जो वजन रहता है वो तो तुरंत ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन जो छोटे वाले रहते हैं वो 6 फीट तक ट्रेवल करते हैं। जैसे अभी 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और 2 गज दूरी मतलब 6 फीट तक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, तो ताकि वो जो उसका ट्रेवल है वो जो निकलता है मुंह से वो 6 फीट दूरी तक जाता है। उसके पहले तक वो, या तो अगर धूप है, वो क्यों बोलते थे कि धूप में, ये जहाँ पे धूप है वहाँ पे कम फैलेगा। जब वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता था तो धूप पड़ने के तरह से वो वाष्पीकरण हो जाता था, वो सूख जाता था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। और ठंडी में क्या होता है, वो ठंडी में ट्रेवल कर जाता है दूरी तक, और दूरी तक ट्रेवल करने की वजह से वो एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो ये वायरस है, और उसने ये जो मैंने मुंह से हवा निकाली, उसने अपने नाक के द्वारा, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर ले लिया, तो वो इन्फेक्ट करने लगता है। तो इसकी वजह से जो है कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। तो जब हम मास्क पहनेंगे, मास्क लगाए रहेंगे, अगर हमने सांस लिया है तो वो जो एयर है वो फिल्टर होके जाएगी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वहीं मास्क पे रुक जाएगी, तो हमारे अंदर जो जाएगी वो शुद्ध हवा जाएगी। तो एक तरीके से शुद्ध मतलब कुछ इतने छोटे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मास्क को हटा के भी चले जाते हैं, मतलब मास्क के अंदर से भी चले जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हर मास्क को, अभी जो N95 मास्क है उसको बढ़ चढ़ के ही प्रमोट किया था। तो अभी फिलहाल तो जो अभी ओमिक्रॉन है, अभी कोई भी मास्क लगा ले, मतलब मास्क लिया तो 80% तो सुरक्षित है। तो मास्क अवश्य पहने दोस्तों। तो जो अभी देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक पे कितना टाइम तक जिंदा रहता है, ये तो देखते हैं कि ये कितना टाइम तक, जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन जो लॉन्च किया है, तीसरी लहर जो चल रही है इसकी वजह से चल रही है। जो भी अगर स्टेट या राज्य, कोई देश अगर लॉकडाउन में है तो वो ओमिक्रॉन की वजह से। और हर दिन ये कोरोना अपने आप को म्यूटेट करते हैं, अपने आप को चेंज करते ही जा रहा है। तो जैसे दोस्तों कि जो ये ओमिक्रॉन है वो स्किन पे कम से कम 21 आवर के लिए जिंदा रहता है। अगर आप हाथ सही ठीक से नहीं धोएंगे, अगर आपने किसी से हाथ मिलाया, सपोज वो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसने, अगर आपने उससे हाथ मिलाया तो उसका जो 21, उसके अगर कोरोना इन्फेक्ट है, उसका वायरस अगर आपके हाथ में लग गया, तो अगर आपने हाथ भी नहीं धोया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आपकी स्किन पे 21 आवर्स के लिए ज़िंदा रहेगा, और उसके बाद वो उसका काम ख़त्म। अगर 21 आवर के लिए आपने हाथ को अपने मुंह से लगाया या आँख को खुजाया, तो आँख के इसके द्वारा आपके शरीर में वो प्रवेश कर सकता है। इसके लिए आपको वैक्सीन लगवाना, वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। तो और जो अल्फ़ा, गामा, बेटा, ये डेल्टा वेरिएंट थे, ये कितना टाइम तक रुकते थे। जो अल्फ़ा था वो प्लास्टिक पे अगर बात करें तो ये 56 आवर, 56 घंटे के लिए अगर प्लास्टिक पे किसी ने छींक दिया, कोई प्लास्टिक को टच कर लिया, तो वो उस पर 56 घंटे के लिए रहता था, यानी करीब करीब 2.5 दिन के लिए। और जो बेटा था, वो बेटा वर्जन था, जो बेटा न्यू वेरिएंट था, उसका 191.3 आवर्स से ये प्लास्टिक पे उपस्थित रहता था। और जो गामा है 156 आवर, 156 आवर्स के लिए रहता था, करीब 100 घंटे ज़्यादा अल्फ़ा से। और जो डेल्टा था, डेल्टा खतरनाक तो ज़्यादा था, लेकिन ये सिर्फ 59.3 आवर्स प्लास्टिक पे रहता था। और जो अभी जो ये कोरोना है, ये ओमिक्रॉन है, वो 193, 193.5 आवर्स रहता है प्लास्टिक पे, रिसर्चर द्वारा बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। और तो फिलीपींस इंक डील वर्थ 375 मिलियन फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस ने इंडिया के साथ एक समझौता किया, एक डील किया है, जिसमें
हाँ, जो रशिया और इंडिया मिलके जो एक ब्रह्मोस मिसाइल बना रही हैं, वो फिलीपींस को दिया के साथ डील किया है 375 मिलियन का। ये आपको बता दें, ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी हाल ही में फिलीपींस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में जो फिलीपींस है उसको इसके साथ डील हुआ है। ये ब्रह्मोस जो इंडिया और रशिया दोनों मिलके बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। हमारे इंडिया के तरफ से अतुल दिनकर राणे जो डायरेक्टर जनरल हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के, और फिलीपींस के साइड से डेल्फिन एन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डेल्फिन एन लोरेजाना, वो फिलीपींस की तरफ से इन्होंने मिलके साइन किया है, पैक्ट साइन किया है। और अभी जो है क्वेश्चन आ गए हैं MCQ बेस्ड पे, विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2022। सबसे उत्तर में स्थित राज्य, उत्तरी भाग में स्थित राज्य कौन सा है 2022 के हिसाब से? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले बताएंगे कि टॉप पे जो नॉर्थ में है वो तो जम्मू कश्मीर है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब से अभी हाल ही में 370 हटने के बाद, 370 हटने के बाद जब ये हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, अभी हाल ही में इसके 25 जनवरी को स्टेटहुड डे मनाया गया, 52nd स्टेट हुए। और ये 18वां, जब ये स्टेटहुड मिला था तो ये 18वां स्टेट था 1971 में। तो इसके जो अभी डॉक्टर यशवंत सिंह जो है इसके चीफ मिनिस्टर थे हैं। और 1950 में पार्ट सी स्टेट बिकम यूनियन टेरिटरी, 95 ये यूनियन टेरिटरी था 1956 में। और आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर ये अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट मतलब राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। आप गलती करके आ जाएंगे एग्जाम में नहीं तो। नागालैंड वॉज कव्ड आउट फ्रॉम विच स्टेट विथ विच इट्स शेयर अ 512 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। 512 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है कौन से राज्य से, जिससे यह किस राज्य से अलग हुआ था? तो ऑप्शन ए है असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों बता दें कि इसका आंसर जो है ये नागालैंड जो है वो आसाम से अलग हुआ था। तो आसाम के साथ 512 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और जो अभी नागालैंड हैज डिमांडेड नागा हिल्स एंड ऑल नागा डोमिनेटेड एरिया नॉर्थ कैचर डिस्ट्रिक्ट, जो इसमें नागा डोमिनेटेड एरिया है नॉर्थ कैचर नगाओन डिस्ट्रिक्ट जो आसाम में है, वो अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने क्लेम करते हैं कि वो हमारा है। और ये तो अभी जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया कि हम कोर्ट के बाहर ये मामला जो है सेटल करेंगे, अपने आप समझौता करके इसको सेटल करेंगे। दोस्तों ये सेटलमेंट कैसे होता है, ये बाउंड्रीज वगैरह जो झगड़े होते हैं ये किसके अंडर में आते हैं, तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, तो आपको पता चलेगा, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। As per IMF World Economic Outlook January assessment, what is the estimated growth of India in 2021 and 2022? ये थोड़ा पुराना प्रश्न है। तो ये जो IMF वर्ल्ड है जो इसने जो एस्टिमेट किया था वो 9% था। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये देशों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। और जो एस्टिमेट दिया उन्होंने 9% 2021-2022 के लिए दिया था। और प्रोजेक्टेड ये अक्टूबर 21 में आया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नांदूर मधेश्वर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे यूनियन टेरिटरी तो है नहीं कोई भी, तो यहाँ पे स्टेट्स हैं सारे, तो इसमें से कोई आंसर होगा। तो दोस्तों बता दें कि इसका आंसर जो है महाराष्ट्र नांदूर महाराष्ट्र में जो ये बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे 30,000 अलग अलग बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं। फ्लैमिंगो, क्रेन, गोल्डन फ्लावर्स, ब्लू चिक्स एंड मैनी अदर, और बहुत सारे हैं यहाँ पे। और माइग्रेट बर्ड जो हैं साइबेरियन पक्षी आते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक बाइक, जो विद्युत टैक्सी स्कीम है, विद्युत, अब हिंदी में इसको कैसे कन्वर्ट करूँ, तो ऑप्शन है तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना एंड डी कर्नाटका। तो इसका जो आंसर है कर्नाटका है दोस्तों, कर्नाटका ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, और अब अगले 6 मंथ में ये अपने प्लेयर्स के साथ जुड़ गए हैं, आने को बोला है। और इसमें जो है, जो अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहता है, इन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन मांगी है, लाइसेंस होना चाहिए, उसको ही ये चलाने मिलेगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ द शार्प प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये कौन सा है? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जियो स्पेशियल मैपिंग, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका रिसर्च करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे आंसर तो यहीं पे मिल गया, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। द आर्टिफिशियल सन इज एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। ये जो आर्टिफिशियल सन है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उनके, तो बहुत ही अनमोल है। तो ये किस देश ने लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट किसका है? तो रशिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी इंडिया। तो दोस्तों जैसे कि अभी बता दें, ये चाइना का है जो आर्टिफिशियल सन। ये हाल ही में न्यूज़ था, इसने सूर्य से 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन किया था 17 मिनट के लिए। तो ये जो ईस्ट है, ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, इसके द्वारा ये देखा गया कि इसने 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है उस पर मेंटेन किया था, सूर्य से जो करीब करीब 5 गुना तेज़ था। गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।